हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ होता है ना। एक इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम एनोड कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स मीन्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, अब एनोड और कैथोड के बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि दोनों का कोई ना कोई वोल्टेज है, यानी कि कोई पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, यानी एनोड का जो खुद का पोटेंशियल है और कैथोड का जो पोटेंशियल है, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अगर रिडक्शन रिएक्शन हुई और उससे अगर पोटेंशियल जनरेट हुआ तो वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर? अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और उससे पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए, आपको ये ध्यान होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों होती है। जैसे यहाँ पे हमें जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, तो देखिए Zn+2 हो गई ऑक्सीडाइज फॉर्म और जिंक हो गई रिड्यूस फॉर्म, है ना। देखिए, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें जिंक रोड जो है वो डिप रहती है Zn+2 यानी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में Zn+2 जो है वो है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड जिंक इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और Zn+2 में कन्वर्ट हो, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा ना वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, एक इसकी रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है। रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जिंक आयंस जो है Zn+2 आयंस वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करे और Zn में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो रिडक्शन पोटेंशियल। और देखिए ये भी हमने लिखी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिंक कन्वर्ट इनटू Zn+2 बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब देखते हैं, चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं दोनों किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, वैल्यू दोनों की सेम होती है, सिर्फ साइन रिवर्स होते हैं। ओके, मतलब जो नंबर्स है, मैग्नीट्यूड है नंबर का वो सेम होता है, सिर्फ इनके साइन रिवर्स होते हैं। जैसे अभी हमने जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लिया, तो जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। ओके, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.76 वोल्ट। ये मैं स्टैंडर्ड कंडीशन का बता रही हूँ, है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा +0.76। ठीक है ना। सो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के साइन रिवर्स होते हैं, नंबर्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नंबर्स सेम रहेंगे, साइन बदलने हैं आपको। क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो देखिए इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सिंबल में, ये जो E0 है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है। अगर हम
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सिंबल के सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं आयंस या जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, वो अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले और रिड्यूस फॉर्म बाद में लिखे हम तो वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल। ओके, तो देखिए यहाँ पे Zn+2 पहले लिखा है, फिर जिंक लिखा है। सो ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले लिखी है, रिड्यूस फॉर्म बाद में लिखी है, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल हो गया। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इससे रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पहले रिड्यूस फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखी जाती है। तो जिंक लिखा जाएगा, फिर Zn+2 लिखा जाएगा। ओके, क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन हम कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो आगे के जो भी रूल्स बने हैं या जो फॉर्मूले बने हैं ना, वो सब इसी के अकॉर्डिंग बने हैं कि हमको कैलकुलेशन में क्या यूज़ करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा काम का नहीं है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में होता है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता है, बट अगर दिया हुआ है ऐसा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, नंबर सेम रखेंगे, सिर्फ साइन बदल देंगे। ओके, तो कैलकुलेशंस तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल से ही करनी है, बस आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो साइन चेंज करना है। ऐसा बहुत कम न्यूमेरिकल्स में होता है, ठीक है ना, बट आपको कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो इन जनरल अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ मिला ना, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल है। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ और इस तरह से सिंबल वगैरह नहीं दिए हुए हैं और सिर्फ लिखा हुआ मिला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आपको कहीं थ्योरी भी आप पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। ओके, देखिए ये मैंने सिर्फ सिंबल बनाया है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, सो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो वैल्यू आप खुद पुट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ये माना हुआ है इस तरह से, ठीक है, बिकॉज इसको हम रेफरेंस मानते हैं तो इसको हमने 0 माना हुआ है। अब ये जो पॉइंट आपको याद रखना है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे वो ये है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है तो इलेक्ट्रोड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। आपको वैल्यू कंसीडर करते वक्त साइन के साथ में कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे है एक कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, ये 0 है। जिंक इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड लिख रही हूँ दोनों के, 0.76 वोल्ट। ओके, तो अब देखिए दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, इसका है +0.34, इसका -0.76 वोल्ट। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं मैंने, है ना। तो कंपेयर भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही करने क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू कम है, क्लियर ना, जिंक के लिए कम है, -0.76 इज लेस देन 0.34 वोल्ट। ओके, सो जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है कम देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ओके, अब देखिए जिंक के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंबाइन करें तो जिंक इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन और कॉपर पे होना चाहिए रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए ये भी है यहाँ पे कि जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सो जिंक जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर लिथियम प्लस लिथियम Zn+2 जिंक H+H2, यानी लिथियम जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। ओके, दीज आर -3.05 वोल्ट, -0.762 वोल्ट एंड हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट। विच अमंग दीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए। ओके, तो देखिए अभी हमने देखा था जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये देखिए जिसके लिए वैल्यू सबसे कम वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनमें से सबसे कम वैल्यू किसके लिए मिल रही है हमें, लिथियम इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिथियम मिला है, जिंक मिला है, H2 मिला है और H+ मिला है। ओके, तो Li+, लिथियम प्लस और लिथियम, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोड हो ना तो उसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म भी होती है, रिड्यूस फॉर्म भी होती है ना। तो उसमें से एक उसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो लिथियम और लिथियम प्लस में से दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है ना कौन कौन सा स्पीशीज़ होती है। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज़ होती हैं जो ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए लिथियम के ऑक्सीडेशन से लिथियम प्लस आयन बनेगा, है ना। लिथियम का ऑक्सीडेशन होकर लिथियम प्लस आयन बनता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो इस इलेक्ट्रोड के लिए लिथियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और इस इलेक्ट्रोड के लिए लिथियम प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, क्लियर। देखिए इलेक्ट्रोड में दोनों स्पीशीज होती हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म भी होती है, रिड्यूस फॉर्म भी होती है। तो जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा वो होगी उस इलेक्ट्रोड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस स्पीशीज का रिडक्शन होगा वो होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है इस इलेक्ट्रोड के लिए। सो ऑप्शन में जो लिथियम है वो करेक्ट है। सो लिथियम वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता, विच इज़, इसी को हम फर्दर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता विच इज़ द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होता। ठीक है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है आपसे, थोड़ा सा सोचिए। देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकेस्ट होगा, है ना। अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से देखिए, अभी हमने देखा था जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो आप इस कंसेप्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि लिथियम वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए वैल्यू सबसे कम है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, इसलिए जो लिथियम इलेक्ट्रोड है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि इस इलेक्ट्रोड की कौन सी स्पीशीज़, यानी लिथियम या लिथियम आयन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अभी हमने देखा था ना कि लिथियम हमारा इस इलेक्ट्रोड के लिथियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट था और लिथियम प्लस आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सो लिथियम +1 आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन जितने भी इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं ना इसमें से लिथियम प्लस आयन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, क्लियर। इसी तरह का है नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी। क्वेश्चन है गिवन दैट E0 standard electrode potential for I2 I minus 0.54, Fe+3 Fe+2 0.77 volt, Sn+4 Sn+2 electrode 0.1 volt, and MnO4 minus H plus Mn+2 electrode is 1.51 volt. What is strongest oxidant and reductant? Oxidant का मतलब oxidizing agent, reductant का मतलब reducing agent. इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, है ना। जिस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, यही था ना। कंपेयर कर लेते हैं 0.54, 0.77, 0.1 एंड 1.54 सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, है ना। तो सबसे कम हमारा इस इलेक्ट्रोड के लिए है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों में Sn+2 दे रखा है। Sn+4 वाला आपको कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा है ना। तो देखिए इस इलेक्ट्रोड का रिड्यूसिंग एजेंट Sn+2 होगा, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देख लेते हैं वापस से। Sn+2 से Sn+4 बनेगा, है ना। Sn+2 ऑक्सीडाइज होकर Sn+4 बनाता है। सो Sn+2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। सो Sn+2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो आ गया आंसर। अब हमें पता करना है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इलेक्ट्रोड्स कंपेयर करो। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कौन से इलेक्ट्रोड की है? MnO4- वाले के लिए। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, ऑप्शन 1 और 2 में दोनों में यही वाले इलेक्ट्रोड की स्पीशीज़ दी हुई हैं। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ कौन सी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इस इलेक्ट्रोड के लिए। MnO4- या Mn+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए? ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम बोलते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो देखिए MnO4- मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +7 आएगी। ओके, ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में। 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस स्पीशीज़ का क्या हुआ? रिडक्शन। बिकॉज इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन करने वाला। ओके, सो MnO4- इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस इलेक्ट्रोड एंड Mn+2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द इलेक्ट्रोड। ओके, क्वेश्चन में पूछा हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4-। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं पर इनको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो इसका बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको 3 इलेक्ट्रोड के लिए 2 इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, तीसरे इलेक्ट्रोड के लिए आपको फाइंड आउट करना है। बट इनमें जो स्पीशीज़ है ना वो एक ही सब्सटेंस की अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाली हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Au+3 एंड Au इज़ 1.4, electrode potential for Au plus and Au 1.69, electrode potential for Au plus 3 and Au you have to calculate। ओके, तो देखिए गोल्ड की 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तीसरे का आपको निकालना है। तो सबसे पहले तीनों इलेक्ट्रोड्स की जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो रिडक्शन रिएक्शंस ही होंगी। ठीक है, तो वो लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोड इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन Au+3 गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू Au। दोनों स्पीशीज़ का ही इंटर कन्वर्जन बताना है। तो Au+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au में कन्वर्ट होगी। बिकॉज ये रिडक्शन पोटेंशियल है हम रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट Au+1 Au में कन्वर्ट होगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन होगी। थर्ड Au+3 कन्वर्ट इनटू Au+1, तो Au+3 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au+1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों की इलेक्ट्रोड्स की जो इक्वेशंस हैं रिएक्शंस हैं वो हमने लिख ली। ओके, अब इन तीनों रिएक्शंस, ये थर्ड वाली इक्वेशन हमें इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, इस तरह से सॉल्व कीजिए कि थर्ड इक्वेशन हमारे पास में आ जाए। प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो मल्टीप्लाई कीजिए और थर्ड इक्वेशन लेके आइए। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो इक्वेशन 3 आ जाएगी। ओके, करके देख लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में गोल्ड प्रोडक्ट साइड है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 - 2 कर रहे हैं ना। ठीक है, गोल्ड से गोल्ड कैंसिल हो गया।
अब इधर देखिए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ओके, अब ये Au+3 इधर है रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड ही रहेगा। इक्वेशन 2 हमने माइनस की है, इसलिए Au+1 जो रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 1 - 2 करने पे हमारे पास में इक्वेशन 3 आ जाएगी। ओके, इस तरह से आपको पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना होता है। अब देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है ना, उसको भी हम जिस तरह से इक्वेशन को प्लस या माइनस किया है उसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को प्लस या माइनस करने पे हम अननोन इक्वेशन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो 1 - 2 किया था इक्वेशन, सो ΔG1 - ΔG2 इज इक्वल टू ΔG3 होगा। ओके, एंड ΔG का फॉर्मूला होता है -NFE, तो ΔG1 हो गया -N1FE1, ΔG2 हो गया -N2FE2, ΔG3 हो गया -N3FE3। ओके, N1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, F इज द फैराडे कांस्टेंट, E1 इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए N1 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए। F सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना आगे का तो F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F की वैल्यू लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वैसे फैराडे कांस्टेंट 96500। ओके, E1 1.40 वोल्ट लिख दिया। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड इक्वेशन 1, F अगेन ऐसे ही लिख दिया 1.69, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। थर्ड इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये 2 लिख दिया। F फैराडे कांस्टेंट, E3 हमको कैलकुलेट करना है। ओके, फाइनली जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में E3 की वैल्यू हो जाएगी 1.255 वोल्ट। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स अलग अलग स्पीशीज दे के पूछे जाते हैं बट सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है ना, ये ट्रिक बस ये चीज़ ध्यान रखिए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसको इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करके उसको इसी तरह से इक्वेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वेसल 1m सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 कैन बी स्टोर्ड। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हमको स्टोर करना है तो कौन से कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में, जिंक में या कॉपर में। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप किसी भी कंटेनर में अगर उसको स्टोर करेंगे तो दोनों की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी सॉल्यूशन और कंटेनर की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई तो सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा, सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेस आ जाएंगे और जो कंटेनर है कंटेनर भी डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो तीनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दे रखे हैं। Fe+2 Fe का है -0.44, जिंक के लिए -0.74, कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट और एल्यूमिनियम के लिए -1.66 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कर्व रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल के भी कर सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका है, सेल पोटेंशियल निकालिए, कैथोड माइनस एनोड करके सेल पोटेंशियल निकाला जाता है। ये सेल पोटेंशियल एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ई सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल है वो निकालते हैं कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके। ओके, अब देखिए हम कोई भी कंटेनर लें, कॉपर जैसे ले रहे हैं, कॉपर अगर हम ले रहे हैं तो कॉपर Fe+2 FeSO4 सॉल्यूशन है यानी Fe+2 है ना, तो हम देखेंगे कि कॉपर मेटल और Fe+2 सॉल्यूशन में जो Fe+2 आयंस है उनमें रिएक्शन पॉसिबल है क्या। ठीक है ना, कॉपर का हमने कंटेनर लिया, FeSO4 सॉल्यूशन है तो यानी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन दोनों की रिएक्शन पॉसिबल है क्या, हम ये चेक करेंगे। तो देखिए रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखा है Cu+2 + Fe। देखिए कॉपर का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है ना, और Fe+2 का क्या हुआ, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, Fe+2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। ओके, तो हम करते हैं कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हमारा आयरन है -0.44, एनोड हमारा कॉपर है, उसके लिए वैल्यू 0.34 वोल्ट रख के सॉल्व किया, तो ई सेल हमारा क्या आया, नेगेटिव। और अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हम कॉपर कंटेनर में FeSO4 सॉल्यूशन को स्टोर करेंगे देन FeSO4 विल रिमेन एज सच एंड कॉपर कंटेनर विल रिमेन एज सच। कॉपर कंटेनर डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में नहीं जाएगा और सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। सो वी कैन स्टोर FeSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर कंटेनर। ओके,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।